आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 गणित 2022 के पेपर को हल करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो HCF ज्ञात करना है आपको 91 और 21 का, है ना। तो पहला 91 का कर लीजिए। तो 13 7 से दे दीजिए या 13 से दे दीजिए ना। तो 7 एकम 7 और 7 तिया 21, है ना। फिर 13 एकम 13। इसी प्रकार से 21 का निकालेंगे अपन। तो 3 से 3 सते 21 और 7 एकम 7, है ना। तो देखिए HCF जो निकालते हैं अपन उसमें क्या देखते हैं, कॉमन, है ना। तो 91 21 बराबर हो जाएगा, देखिए इनमें कॉमन क्या है, 7 है। तो इसका HCF हो जाएगा 7। अब 7 तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है ना। तो ये ऑप्शन ही कहीं ना कहीं गलत है, इसमें इसका आंसर 7 से हो जाएगा ना। तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा है, समीकरण निकाय x + 2y + 5 बराबर 0 और -3x - 6y + 1 बराबर 0 का हल होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर निकाल के देखते हैं अपन हल इसका। यहाँ पर आपको पता है a1x + b1y + c1 बराबर 0 और a2x + b2y + c2 बराबर 0 से इनकी तुलना करेंगे, है ना। तो a1 बराबर हो जाएगा 1, यहाँ कुछ नहीं यानी कि 1 है ना। फिर b1 बराबर हो जाएगा 2 और c1 बराबर हो जाएगा 5। इसी प्रकार से यहाँ पर a2 बराबर हो जाएगा आपका -3, b2 बराबर -6 और c2 बराबर 1, है ना। तो a1 बटे a2 बराबर नहीं होता है b1 बटे b2, है ना। तो यहाँ पर रख के देखते हैं 1 - 3 इज़ नॉट इक्वल टू 2/-6, है ना। तो देखिए 2 1 ज़ा 2, है ना, और 2 3 ज़ा 6। तो ये तो आ रहा है इक्वल, है ना, यानी कि अद्वितीय हल तो हो नहीं सकता, है ना। फिर c1 को भी बराबर रख के देखते हैं 5/1। तो देखिए c1/c2 जो है ये बराबर नहीं है, तो ये दो बराबर हैं और ये बराबर नहीं है। तो ये किस कंडीशन में आता है, कोई भी हल नहीं होने की, है ना। तो कोई भी हल नहीं होंगे, बी वाला सही है। अब तीसरा वाला आपके पास है, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग होता है -b/a। तो ये सी वाला सही है इसमें, है ना। फिर द्विघात समीकरण के विविक्त कर का मान होगा। तो देखिए विविक्त कर का जो सूत्र होता है अपना वो होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ, d बराबर b² - 4ac, है ना। तो देखिए यहाँ पर x² का गुणांक 1 है, यानी कि a का मान तो 1 हो गया, b का मान -4 और c का मान आपके पास हो गया 4, है ना। तो यहाँ पर रख देते हैं b² यानी कि -4 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 4। तो ये हो जाएगा आपका 16 और -16। तो इस 16 में से 16 कम करेंगे तो 0। तो इसमें सी वाला सही है, ठीक है। तो देखिए वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। तो वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, तो यहाँ पर एक हो जाएगा। फिर बिंदु के बीच की दूरी, तो दूरी सूत्र से अपन निकाल लेते हैं। देखिए दूरी सूत्र अपने पास था x2 - x1 की पावर 2 + y2 - y1 की पावर 2 और √ में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये हैं आपके पास x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो यहाँ पर देखिए x2 - x1, तो x2 में -5 आ जाएगा और x1 में 0 आ जाएगा ना, और इनकी पावर 2 प्लस y2 में 0 आ जाएगा -y1 में 5 आ जाएगा, इसकी पावर 2, है ना। तो ये देखिए ये हो जाएगा 5 की घात 2 25 हो जाएगा, और यहाँ भी 5 की घात 2 कितना हो गया, 25 हो जाएगा ना। तो 25 और 25 आपका हो गया 50। तो √50 इसको बाहर निकाल लेते हैं। देखिए √50 को कैसे बाहर निकालेंगे अपन, 2 से, फिर 5 से जाएगा, तो 5 का जोड़ा बन गया, 5 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर रह जाएगा, तो 5√2 सही है ना। तो ये वाला सही है, बी वाला, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यदि आपका इंग्लिश मीडियम है तो इसको क्वेश्चन पेपर को जल्दी जल्दी देख लीजिए, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। HCF a, b इंटू LCM a, b बराबर होगा। तो a इंटू बी हो जाएगा ना, दो संख्याओं का गुणनफल, आपने सूत्र पढ़ा होगा
दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM है ना, तो यहाँ पर हिंदी में भी लिख सकते हो दो संख्याओं का गुणनफल। और देखिए दूसरा तो सोल्व करना है। समीकरण में x बराबर 3 दे रखा है, तो x प्लस वाई बराबर 8 है, तो आपको मान दे रखा है x बराबर 3, तो यहाँ पुट कर दीजिए ना, 3 प्लस वाई बराबर 8, इस 3 को इधर लेंगे तो y बराबर 8 माइनस 3, तो y बराबर आपका हो जाएगा 5 है ना, तो ये 5 सही है बिल्कुल। फिर एक बहुपद जिसकी घात 3 है वह बहुपद कहलाता है, तो त्रिघाती है ना, त्रिघाती बहुपद कहलाता है। फिर यदि प्रथम पद a, देखिए प्रथम पद a दे रखा है आपको है ना, सार्वंतर d है, तो nवां पद, तो nवां पद के लिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d वाला फार्मूला लगा देंगे अपन है ना, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग आपका हो जाएगा सर्वांग सम, सॉरी प्रत्येक वर्ग सर्वांग सम नहीं होता, समरूप होता है, समान रूप है ना, एक जैसे दिखने में समरूप होते हैं, प्रत्येक वर्ग समरूप होते हैं। फिर एक रेखा जो वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, देखिए जो वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है, तो यहाँ पर वह वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। फिर त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र, तो आपका क्षेत्रफल का हो जाएगा पाई r स्क्वायर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिए जल्दी जल्दी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब देखिए आपका तीसरा प्रश्न है, सही जोड़ी मिलाइए है ना, तो सेक 90 माइनस थीटा, तो ये होता है कोसेक थीटा है ना, तो d से मिलाइएगा। फिर कोस थीटा 1/सेक थीटा सही रहेगा इसमें, और साइन जीरो का मान 0 होता है ना, और कोस 0 का मान क्या होता है 1 होता है, ध्यान रखिएगा। फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये आपका देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा नहीं है, क्योंकि सेक के वर्ग हटा वर्गमूल चढ़ गया, इसलिए इसमें सेक थीटा आ जाएगा, ओनली सेक थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो ये आ जाएगा साइन थीटा है ना, वो सर्वसमीका 1 से। फिर इंग्लिश मीडियम वाले देखिए जल्दी जल्दी देख लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो देखिए यहाँ पर यदि a बराबर बी क्यू, तो a और एवं b में क्या संबंध है, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन b जो है b a का एक गुणनखंड है। ठीक है, अब देखिए दूसरा है, यदि a b और c वास्तविक संख्या हैं और a बराबर नहीं है 0, तब द्विघात समीकरण किस रूप का होगा, तो आपको पता है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का होगा है ना, यह इसका मानक रूप होता है। फिर समकोण त्रिभुज प्रमेय का नाम लिखिए, तो पाइथागोरस प्रमेय है ना, पाइथागोरस प्रमेय, केवल नाम पूछा था आपसे ना। मूल बिंदु से बिंदु की दूरी लिखो, तो देखिए मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, आप सब जानते हैं 0 0 है ना, से बिंदु एक्स वाई की दूरी लिखना है, एक्स और वाई की। ठीक है, तो ये इसको x1 ये y1 ये x2 और ये y2, तो फार्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 है ना, तो x माइनस 0 हो जाएगा आपका पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 है ना, तो y माइनस 0 की पावर 2, तो ये अंडर रूट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर बिंदु की दूरी क्या हो जाएगी, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना। फिर सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है, तो सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग जो है वो बहुलक कहलाता है, बहुलक है ना, ध्यान रखिएगा बहुलक कहलाता है। फिर एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, तो 0 होगी, ये सही है आपका। असंभव घटना यानी कि जो जिसके होने की कोई संभावना ही नहीं है ना, 0 होगी। फिर PE प्लस PE नोट का मान क्या होगा, तो देखिए अपने पास सूत्र था PE नोट इक्वल टू 1 माइनस PE था है ना, ये फार्मूला था। अब इन्होंने क्या किया, इसको उधर दे दिया, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये दोनों इधर दे रखे हैं, PE भी इधर दे रखा है बराबर से और प्लस PE नोट भी दे रखा, तो क्या हो जाएगा इसका मान 1 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के पूछे अब की बार, तो देखिए ये इंग्लिश मीडियम वाला यहाँ पर नोट करें। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखिए आपका 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में सत्य असत्य लिखिए। तो यहाँ पर पूछा है आपको x ब्रैकेट में x-1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0 में x का मान 0 और 1 है, दो मान है। तो रख के देख लेते हैं। बराबर यदि 0 आ जाता है तो पहले 0 रखता हूँ, 0-1 इक्वल टू 0। तो देखिए ये पूरा यहाँ पर 0 गुणे में तो पूरा 0 हो जाएगा, तो 1 0 तो है। अब 1 रख के देख लेते हैं। तो यहाँ पर 1 रखते हैं, 1 और x की जगह 1 रख रहा हूँ, है ना। तो देखिए ये भी 0 हो जाएगा, है ना। और 0 का जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये सत्य हो जाएगा। आपका ध्यान रखिएगा, ये सत्य है। फिर अगला है समांतर श्रेणी का 10वां पद -17 है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। 10वां पद कैसे निकालते हैं अपन, a10 इक्वल टू a + 9d, है ना। जितने पद पूछे उससे एक कम d रहता है। तो प्रथम पद आपका 10 हो गया। सार्वंतर निकाल लीजिए दूसरे पद में से पहला पद घटाकर, तो 7 - 10, है ना। तो -3 आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका a10 इक्वल टू a की वैल्यू तो आपके पास 10 है ना, प्रथम पद, + 9, d की वैल्यू क्या है -3। तो a10 इक्वल टू 10 माइनस ये प्लस माइनस माइनस 9 × 27 हो जाएगा ना। तो a10 इक्वल्स टू 27 में से 10 कम किए अपन ने, है ना। तो देखिए 7 और 17 आ रहा है, -17 है ना। तो ये भी आपका सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेगा सत्य है। फिर अगला है समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है। अब देखिए समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, कोई समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है, तो ये असत्य है ना, असत्य। क्यों है, क्योंकि समरूप त्रिभुज देखिए मैं बताता हूँ आपको, एक समरूप ये भी त्रिभुज है, तीनों भुजाएं इसमें भी बराबर हैं, और कोई बड़ा त्रिभुज बना लिया उसमें भी भुजाएं तो बराबर है, लेकिन इनके क्षेत्रफल क्या होंगे, अलग अलग होंगे, है ना। तो ये असत्य हो जाएगा आपका। फिर शंकु का आयतन, देखिए ये आयतन 1/3 में होता है ना, तो ये असत्य आएगा, देखिए असत्य, है ना। जब आप शंकु के आयतन का सूत्र देखोगे तो वो होता है 1/3 πr² है ना। यहाँ पर 1/3 नहीं है, इसलिए असत्य है। फिर अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन 2/3 होता है, देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, असत्य होगा, ये असत्य है ना। क्या होता है, अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³ होता है, ठीक है। ये शायद गोले का आयतन है ना। आप एक बार कंफर्म कीजिएगा। गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है ना, अर्धगोले का यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। फिर ये 3 माध्यिका बराबर 2 बहुलक + 2 माध्य, इसको चेक करते हैं अपन। तो ये आपका सत्य है, ध्यान रखिएगा, सत्य है ना। आप मिलाना चाहें तो आपकी बुक में पेज नंबर 133 पर, है ना, नीचे सबसे नीचे दे रखा है। अब इंग्लिश मीडियम वाले ये यहाँ पर इसको नोट कर सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 6वां और 7वां दोनों आपके उदाहरण से हैं, एक अध्याय में मैं दोनों उत्तर बता देता हूँ। ये देखिए ऊपर वाला उदाहरण 2 है और नीचे वाला आपका उदाहरण 8 है, पेज नंबर 12 पर। पहले अध्याय के दोनों उदाहरण से ये क्वेश्चन दिए हैं ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आपका 7वां प्रश्न है, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। तो मैं ऊपर वाला ही कर देता हूँ ना, ये भी आसान है। ऊपर वाला देखिए जल्दी जल्दी शून्य ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए आप सबसे पहले क्या कीजिए, इसको ऐसा कैसा मैंने लिख दिया, फिर इसको जमा लिया, है ना। ये देखिए 6x², फिर ये x वाला इधर और नंबर सबसे पीछे। अब अपन क्या करते हैं, गुणनखंड विधि में इसको स्प्लिट करते हैं ना। तो देखिए 6x², 6 × 18 और 7 को तोड़ना है ना। तो जोड़ने पर अपने को 7 आना चाहिए और गुणा करने पर 18 आना चाहिए ना। 6 × 18, हाँ सही है। तो फिर इसके गुणनखंड करते हैं अपन 18 के। तो देखिए 2 से 2 9 के 18, फिर 3 से 3 × 9, 3 × 3, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 और 3 कितने हो रहे हैं, 9 हो रहे हैं ना। 6 और 3 9, अपने को चाहिए 7, है ना। तो अपन इसको देखिए 9 कर सकते हैं, 3 × 9 और 2, 9 दूनी 18 हो जाएगा, और 9 में से 2 कम करेंगे तो 7 भी आ जाएगा ना। तो माइनस के 7 चाहिए, तो माइनस का 9x कर देता हूँ, प्लस का 2x कर देता हूँ, -3 हो जाएगा ना। तो यहाँ से देखिए 6 और 9 3 की टेबल में आते हैं, तो 3 बाहर ले लीजिए और x बाहर ले लीजिए, तो 2x - 3 3 × 9 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ से 2 बाहर यहाँ से 1 बाहर लेंगे अपन, तो ये अंदर बचेगा 2x और माइनस इधर 3 बचेगा ना। ये दोनों एक जैसे हो गए, एक बार फिर कॉमन ले लेंगे, 2x - 3, तो यहाँ बचेगा 3x + 1, है ना। अब बहुपद थोड़ा जल्दी जल्दी का मान 0 होगा, है ना, 0 होगा यदि
ये मैंने सब सोल्व कर रखा है ना, आप PD क्वेश्चन बैंक में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा बराबर 0 या फिर 3x + 1 = 0 हो। तो यहाँ से x का मान निकालिए, तो ये 3 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये अपॉन में चला जाएगा 3/2, और यहाँ से निकालेंगे तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा और ये अपॉन में जाके अपॉन में चला जाएगा 3। तो अतः आखिरी में लिखिएगा अतः शून्यक 3/2 और -1/3 है। ठीक है, आप चाहें तो अथवा वाला क्वेश्चन भी मैंने सोल्व करवा रखा है ना, आप मेरा चैनल पे जाके वीडियो चेक कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आपका 8वां क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। इसमें प्रथम पद ए और सार्वंतर डी पूछा था। तो देखिए प्रथम पद तो जो पहला पद रहता है वही होता है, तो प्रथम पद ए बराबर आपका हो जाएगा -5 है ना इसमें, और सार्वंतर डी बराबर क्या होता है A2 - A1 है ना। दूसरे में से पहला पद घटा के निकालते हैं। तो देखिए दूसरा पद यहाँ पर क्या है -1 और पहला पद क्या है -5। तो ये माइनस तो फार्मूले का है और वो -5 ब्रैकेट में आएगा, ध्यान रखिएगा। तो -1 और +5, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 है ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते थे लास्ट में अतः प्रथम पद A बराबर -5 और सार्वंतर D बराबर 4 है ना, और ये हो गया आपका आंसर है। थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आप व्यवस्थित भी सोल्व कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 9वां क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है। आप इनकी भुजाओं को अनुपात में करके और कोण पता करके बता सकते हैं, या फिर ये नहीं करना चाहें तो देखिए ये नीचे बहुत ही आसान दे रखा है ना। अथवा में है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण, तो यहाँ पर आ जाएगा बराबर हो है ना, बराबर हो, और उनकी संगत भुजाएं क्या हो समानुपाती है ना, यहाँ आ जाएगा समानुपाती हो है ना। बस बहुत आसान था। या फिर आप ऊपर वाला करना चाहे तो ऊपर वाला कर लें ना। अब 10वां क्वेश्चन है आपका। देखिए उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं और को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। या फिर ये अथवा वाला भी कर सकते हैं। तो देखिए ऊपर वाला बता देता हूँ आपको। तो देखिए बिंदु मान लेते हैं अपन हल, माना कि बिंदु P ले लेते हैं ना, P x y बिंदुओं, आपके पास क्या क्या बिंदु हैं देखिए यहाँ पर, इसको A ले लेते हैं ना, बिंदु A -1 7 और B जो हैं 4 - 3 को M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है ना, विभाजित करता है। देखिए आपको अनुपात यहाँ पर दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं इन्होंने 2:3, यानी कि M1 का मान 2 हो जाएगा, M2 का मान 3 हो जाएगा। और यहाँ पर ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2। तो विभाजन सूत्र जो अपना रहता है, देखिए ये यहाँ पर मैं इसका बना भी लेता हूँ। ये A हो जाएगा आपका -1 7 और B हो जाएगा आपका 4 - 3, और ये बिंदु कोई P है, अपन ने मान लिया x y, जो कि इनको 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो अपना विभाजन सूत्र क्या होता है, देखिए यहाँ पर पूरा लगा देता हूँ, तब विभाजन सूत्र द्वारा है ना, विभाजन सूत्र द्वारा है ना। आप व्यवस्थित सोल्व कीजिएगा, मैं जल्दी जल्दी ऐसे ही सोल्व करवा रहा हूँ ना। विभाजन सूत्र होता है अपना M1 x2 बिंदु P के निर्देशांक बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 है ना। और y निर्देशांक इधर y की M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। अब देखिए यहाँ से आप मान रख देंगे तो ये सोल्व हो जाएगा। या फिर मैं आपको बता देता हूँ, ये प्रश्नावली 7.2 का आपका पहला ही क्वेश्चन है ना, तो वहाँ से आप सोल्व कर लेना ना, या फिर ऐसे मान रखकर बस आंसर पता करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं अब आपका। तो देखिए आपका 11वां प्रश्न जो है वो आपकी किताब का उदाहरण 12 है, पेज नंबर 186 पर, अध्याय 7 है ना। तो आप वहाँ से देख सकते हैं इसको। अब देखिए आपका 12वां क्वेश्चन मैंने पहले ही सोल्व करा रखा है आपकी प्रश्न बैंक में। पेज नंबर आपकी बुक में बता देता हूँ, पेज नंबर 200 पर प्रश्नावली 8.1 का ये आपका क्वेश्चन नंबर है तीसरा है ना, ध्यान रखिएगा। तो वहाँ जाकर आप इसको सोल्व कर सकते हैं, या फिर मेरा क्वेश्चन बैंक का जो अध्याय 8 का सॉल्यूशन है उसमें भी देख सकते हैं ना। अब 13वां क्वेश्चन देखते हैं।
तो देखिए आपका 13वां प्रश्न प्रश्नावली 12.2 का चौथा प्रश्न है और अथवा वाला जो है देखिए मैं इसको सोल्व करके बता देता हूँ। त्रिज्या दे रखी है आपको यानी कि r बराबर 21 सेंटीमीटर ना, और कोण यानी कि थीटा दे रखा है 60 डिग्री। चाप की लंबाई आपसे पूछी है ना, तो सूत्र लगा देंगे अपन। चाप की लंबाई क्या होता है अपने पास सूत्र, थीटा बटे 360 डिग्री गुणित चाप की लंबाई, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई आर ना। तो मान रख देंगे, देखिए थीटा का मान 60 डिग्री है बटे 360 गुणित 2, और पाई की वैल्यू इन्होंने यहाँ पर दे रखी, क्या चाप की लंबाई नहीं दे रखी, तो अपने को 22/7 रखना है, ठीक है 22/7, और आर की वैल्यू क्या है 21। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, 6 एकम 6, 6 6 36 है ना, 7 एकम 7, 7 या 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 2 से 2 भी ख़त्म, तो यहाँ पर आ जाएगा केवल 22 है ना। तो 22 ये सेंटीमीटर में था है ना, तो सेंटीमीटर में आ जाएगी चाप की लंबाई है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 14वें प्रश्न में आपको असंभव घटना को परिभाषित कीजिए या फिर प्रारंभिक घटना को परिभाषित कीजिए ना। तो असंभव घटना की परिभाषा देखिए आपकी बुक में पेज नंबर 330 पर जो है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ये यहाँ से जिसका घटित होना असंभव है या की प्रायिकता 0 होती है, ऐसी घटना को ही असंभव घटना कहते हैं ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आपका 15वां प्रश्न है। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए कि इक्का नहीं होगा। तो देखिए मैंने कल ही सोल्व करवाया था आपको कि इक्का नहीं होगा, केवल ये पूछा है आपसे है ना। तो इक्का नहीं होगा तो अपन क्या करेंगे कि माना इक्का नहीं होने की घटना एफ है ना, तो फिर क्या करेंगे अपन, टोटल इक्के कितने होते हैं 4, तो घटना एफ के अनुकूल परिणामों की संख्या ना, अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी 52 माइनस 4 घटा देंगे कितने हो जाएंगे 48 है ना। तो प्रायिकता पी एफ बराबर हो जाएगी आपका है ना, पूरा सूत्र लिखिएगा, ये हो जाएगा 48/52 है ना। तो इसको कैंसिल कर दीजिए आप, 4 के पहाड़े से हो रहा हो तो देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8 है ना, फिर 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 12/13 है ना, ये आंसर हो जाएगा। या फिर देखिए अथवा वाला भी बहुत ही आसान था, ई नोट वाला है ना। तो पी बराबर दिया है अपने पास, फार्मूला क्या था पी ई इक्वल टू 1 माइनस पी ई नोट है ना। तो सॉरी पी ई नोट अपने को ज्ञात करना है, तो पी ई नोट इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस पी ई है ना। तो पी ई नहीं यानी कि पी ई नोट 1 माइनस ये मान दे रखा है 0.06, सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको घटा देता हूँ 1.00 है ना, 1 के बाद पॉइंट नहीं है तो अपन लगा के 0 कर सकते हैं 0.06। तो ये 10 में से 6 कम किए तो 4, यहाँ 9 हो जाएगा 9 पॉइंट, और ये इधर से कैरी उधार ले लिया तो यहाँ पर 0, तो इसकी प्रायिकता पी ई नोट हो जाएगी 0.94 है ना, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, गुणनखंडन द्वारा समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही आसान है, गुणनखंड विधि मैंने कई बार सोल्व करवा रखी है, फिर भी देखिए जल्दी जल्दी आप चाहें तो मैं सोल्व कर देता हूँ। ये है 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 है ना। तो इन दोनों का गुणा करेंगे 12 है ना, तो 3 चौक 12 हो जाएगा ना। तो 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए और x भी कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 2 बचेगा, माइनस यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 बचेगा ना, 3 दूनी 6 बराबर 0। तो ये फिर से कॉमन आ जाएगा x प्लस 2, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 है ना। एक बार इसके बराबर x प्लस 2 इक्वल टू 0 और एक बार इसके बराबर 0 रख देंगे या करके 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 है ना। तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू माइनस का 2 है ना, उधर जाएगा तो, और इधर हो जाएगा x इक्वल्स टू, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा और ये अपॉन में चला जाएगा है ना। तो अतः क्या पूछा था आपको, मूल है ना, तो यहाँ लिख दीजिएगा अतः समीकरण के मूल -2 और 3/2 है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 17वां प्रश्न है, एपी का कौन सा पद 68 होगा है ना, सॉरी
78 होगा, 78 है ना। तो यहाँ पर AP में देखिए प्रथम पद आपका हो गया 3 है ना। D निकाल लेते हैं, D कैसे निकालते हैं अपन, A2 माइनस A1 करके है ना। तो D बराबर A2 यहाँ पर 8 है और A1 क्या है 3, तो D का मान आ जाएगा 5 है ना। और कौन सा पद यानी कि n ज्ञात करना है ना, तो यहाँ पर n बराबर ज्ञात करना है ना। मैं शॉर्ट कर रहा हूँ है ना, आप व्यवस्थित कीजिएगा। इसको मान लेते हैं, माना कि n जो पद है वो 78 है ना। तो फार्मूला लगा दीजिएगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। तो an अपन ने 78 लेट कर लिया ना, a का मान क्या है 3 है, प्लस n ज्ञात करना है -1, d का मान आपने अभी निकाला 5 है ना। तो 78 इस 3 को इधर लेकर सब्ट्रैक्ट कर लीजिए -3, और इधर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n माइनस 5 है ना। तो ये हो जाएगा 75 प्लस 5n माइनस 5 है ना। इसको भी उधर ले लेते हैं, प्लस हो जाएगा, तो 75 प्लस 5 इक्वल्स टू 5n, तो ये 80 हो गया ना। अब इसको अपॉन में लेंगे तो 80/5 इक्वल्स टू n, 5 एकम 5 है ना, 5 1 5 4 बचेगा है ना, 3 बचेगा सॉरी। तो ये हो जाएगा 5 छंग 30, तो 16 बराबर n है ना। तो अतः 16वां पद 78 होगा। ये आंसर हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप चाहें तो अथवा वाला भी सोल्व कर सकते हैं। फिर देखिए 18वां प्रश्न, मैं आपको इसको बुक में बता देता हूँ यदि होगा तो ये आपका उदाहरण 1 है, पेज नंबर 140 पर है ना। तो ये यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसके अथवा वाला ये क्वेश्चन है ना, आपको अथवा वाला अच्छा लगे तो ये सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए 19वां प्रश्न देखते हैं। अब देखिए 19वां प्रश्न आपकी प्रश्न बैंक का अध्याय 10 जो है उसमें दोनों क्वेश्चन मैंने सोल्व करा दिए हैं। फिर भी आप चाहें तो आपका एग्जाम्पल 1 देख सकते हैं, ये वाला एग्जाम्पल था, ठीक है। और जो अथवा वाला क्वेश्चन वो शायद प्रमेय आपका 1 है ना, आप चेक कीजिएगा। और 20वां क्वेश्चन तो देखिए बहुत ही आसान है, विलोपन विधि से हल करना है ना। तो विलोपन विधि मैंने अध्याय 3 में आपको प्रश्न बैंक में सोल्व कराई रखी है ना, प्रतिस्थापन विधि भी सोल्व करा रखी है। फिर अगला है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं प्रथम त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी है ना। तो ये भी मैंने आपको प्रश्न बैंक में सोल्व करवा रखा है, तो आप वहाँ जाकर इसको चेक कर सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ मैं सोल्व करूँगा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर 21वें के बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो देखिए आपका 22वां प्रश्न यदि आपने सोल्व नहीं किया तो अथवा वाला बहुत ही आसान था है ना, ये मैंने सोल्व भी करवा रखा है क्वेश्चन बैंक में, इसका आंसर भी बता देता हूँ आपको। तो ये आपका उदाहरण 8 है, पेज नंबर 273 है ना, 73 पर 273 पर है ना। देखिए इसका आंसर आगे बताता हूँ, ये यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ज़रूर कीजिए। और ये क्वेश्चन देखिए मैंने 2 दिन पहले ही आपको सोल्व करवाया था क्वेश्चन बैंक में, 23वां क्वेश्चन है ना। फिर भी मैं आपको जल्दी देखिए मैंने जो पर्चा सोल्व किया था उसमें ही बता देता हूँ, ये आप देख पा रहे होंगे ना, ये यहाँ पर ये टेबल इस प्रकार से अपन ने बनाई थी और इसका जो सॉल्यूशन था वो ये इस प्रकार से, ठीक है। तो आप डायरेक्ट मेथड, ज़रूरी नहीं कि कल्पित माध्य वाली विधि लगाएं, जो डायरेक्ट मेथड है अपने पास वो लगाकर भी इसको सोल्व कर सकते हैं ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन अथवा वाला है, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइए। आप सबका कीमती समय देकर हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।